हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ज्योग्राफी का और मैंने आपको कल बताया था कि हम नेक्स्ट जो करेंगे मृदा या फिर सॉइल। तो मैंने सॉइल पढ़ के आने के लिए सभी को बोला था कि आप सॉइल वाले चैप्टर कर लीजिए, कहीं से भी करें, चाहे आप लोग हमारे नोट्स से पढ़ रहे हैं या किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, किसी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो आज पढ़ के आइए। उसमें आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मृदा से पूछे जाते हैं या फिर इसमें इस चैप्टर में से जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग जो या टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग हमारे इस नंबर पर 9896160956 पर कॉल करके मैसेज करके पता कर सकते हैं स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। और कल 2 या 3 स्टूडेंट्स के मेरे पास फोन आए और वो ये कह रहे थे कि सर, ये जो आपकी लेक्चर सीरीज चल रही है, ये जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है, ये किस किस एग्जाम में बेनिफिशियल है, इसका एग्जाम कौन सा एग्जाम, सो इनका जो बेनिफिट है किस एग्जाम के लिए हो सकता है। देखिए, इसमें मैं आपको जो है एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। तो जिस भी पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, वो भी जनरल स्टडीज से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड जिस भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे वहां पे ये आपको बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि इसमें आपको पूरे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं कि क्वेश्चन क्यों बना है, क्वेश्चन का आंसर क्या है, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज होती है वो भी इसमें डिस्कस कर दी जाती है। फिर भी जो लोग स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हरियाणा सिविल सर्विसेज, यूपी पीसीएस, राजस्थान, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और इसके अलावा अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी मैं यहाँ पर आपको जो है यूपीएससी के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाता रहता हूँ और उस हिसाब से यहाँ पर सारी चीजें चलती हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं, आज तक 22 से 23 लेक्चर हो चुके हैं पुराने, वो सारे देख लेना। इसमें कि सभी सब्जेक्ट के आपको लेक्चर्स मिलेंगे और आगे भी आपको लेक्चर्स ऐसे ही मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे देखिए, कौन सा या कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ सही कथन पूछा गया है। चलिए पहला तो देखते हैं कथन। जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती हैं। तो जो जलोढ़ मिट्टी है, क्या वो नाइट्रोजन से समृद्ध होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, यह ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब जलोढ़ मिट्टी में पोटाश और चूना, इसकी प्रचुर मात्रा होती है। पोटाश की मात्रा अधिक होती है और चूना की मात्रा जो है अधिक होती है। तो याद रखना ये 3 पॉइंट। जलोढ़ मृदा जो है इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, पोटाश अधिक होती है और चूना भी इसमें अधिक होता है जलोढ़ मिट्टी में। दूसरा ऑप्शन देखिए, काली मिट्टी लोह एवं चूने से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। तो काली मिट्टी बिल्कुल लोहे और चूने से समृद्ध होती है और इसमें जो नाइट्रोजन है वो कम होती है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर, लेटराइट मृदाएं लोह एवं एल्यूमिनियम से समृद्ध होती हैं। जो लेटराइट लाल मिट्टी होती है वो लोहे और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन और पोटाशियम से हीन होती है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो लाल मिट्टी लेटराइट मिट्टी होती है इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है और नाइट्रोजन और पोटाशियम की मात्रा इसमें कम होती है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट गलत है, तो ये आप फर्स्ट ऑप्शन निकाल दीजिए, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन निकाल दीजिए। अभी सी और बी में से कोई ऑप्शन है तो बी और 2 और 3 दोनों ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? बी। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, ये सीडीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आगे अगर कोई स्टेट सिविल सर्विसेज चाहे तो 2 से 3 क्वेश्चन बना सकता है। जलोढ़ मिट्टी की आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, पोटाश अधिक होता है, चूना अधिक होता है। काली मिट्टी में लोहा ज्यादा होता है, चूना अधिक होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। और लेटराइट मिट्टी के अंदर लोहा और एल्यूमिनियम अधिक होती है और नाइट्रोजन और पोटाशियम कम होती है। तो ये सारी चीजें आप लोग जो है याद रखेंगे। मैं मानता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरे पे। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो ये किसका व्यास होता है? तो जो मृत्तिका होती है, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में क्ले बोलते हैं, तो क्ले का व्यास जो है 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। इसके अलावा कुछ और पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि बालू का क्या बालू का व्यास कितना है? तो बालू का व्यास 2 पॉइंट से लेकर 1 पॉइंट तक होता है। बहुत मोटी बालू का जो है 1 से लेकर 0.5 तक होता है। बालू का 2 से 1 तक, मोटी बालू का 1 से 0.5 तक। और इसके अलावा कई बार गाद पूछ लिया जाता है कि गाद का व्यास कितना होता है। गाद ध्यान रखना, जिसको कि सिल्ट भी बोलते हैं, गाद को सिल्ट भी कहते हैं, तो उसका कितना होता है? 0.05 से लेकर 0.002 तक, 0.005 से लेकर 0.002 तक इसका जो व्यास होता है। तो ये कणों का थोड़ा याद रख लीजिए, इसमें 0.002 से किसका कम होता है? क्ले का। बालू का 2 से 1 तक
मोटी बालू का 1 से 0.5 तक, गाद सिल्ट का 0.05 से लेके 0.002 तक, ताकि ऐसा क्वेश्चन शायद ये रिपीट हो जाए या फिर कुछ दूसरा पूछ ले तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। तो जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो किस मृदा में उगते हैं, उसमें किस चीज की कमी होती है, तो उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। राइट आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट ये देख लीजिए, कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। तो ये तो आप छोटे होते हैं 5वीं 7वीं क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि काली मिट्टी कपास के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है, तो कथन यहाँ पर ठीक है। कारण, उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इसमें कारण गलत है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ जो है प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते, क्योंकि काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो हीन होती है, नाइट्रोजन की तो कमी होती है यहाँ पर, और इसमें लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो यह कारण यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। तो कथन ए सही है, परंतु आर यहाँ पर गलत है। राइट आंसर क्या है, सी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आप लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दिया करो इसको, लेक्चर को, ताकि दूसरों तक चीजें पहुंच जाए। मैं आपसे कोई यहाँ पर कुछ भी और फीस नहीं मांग रहा हूँ, मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ आपसे, बस इतना कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ताकि आपको कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पर इस वीडियो से, इस लेक्चर से, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है। भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो लेटराइट मिट्टियों के बारे में यहाँ पर कथन दिए गए हैं, यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, तो देखते हैं कौन कौन से कथन सही हैं। वे साधारण लाल रंग की होती है, तो लेटराइट मिट्टी जो है लाल रंग की होती है, बिल्कुल ठीक है। वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती हैं, तो वे नाइट्रोजन और पोटाश में हीन होती हैं, ध्यान रखना ये गलत है। तो जो लाल मिट्टी है वो लोहे के अंदर क्या होती है, लोहे के ऑक्साइड में जो समृद्ध होती है, इसमें लोहे का ऑक्साइड अधिक पाया जाता है लेटराइट मिट्टी में, तो ये एक विशेषता याद रख लेना। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास होता है, तो ये गलत ऑप्शन है यहाँ पर। जो लाल मिट्टी है ये कर्नाटक तक, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा के अंदर पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, 4 जगह याद रख लीजिए, 4 राज्य है, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और इसके अलावा उड़ीसा के अंदर ये पाई जाती है। 4 जगह पाई जाती है मिट्टी, याद रखना। तो ये भी गलत हो गया। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, तो इन मिट्टियों के अंदर जो है टेपियोका और काजू की अच्छी फसल होती है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। तो 1 और 4 ठीक है, 2 और 3 गलत है। यहाँ पर सही उत्तर चुनना है, सी उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह कौन सा है? तो भारतीय मिट्टी के अंदर कोई ऐसा एक सूक्ष्म तत्व है जिसमें सबसे कमी है, तो वह कौन सा तत्व है? यहाँ पर तांबा, नहीं तांबा पाया जाता है। तांबा कहाँ पाया जाता है, तांबा के लिए कौन सा मशहूर है, राजस्थान में है खेतड़ी, याद रखना। लोहा, मैग्नीज, जस्ता, तो राइट आंसर क्या है, जस्ता। तो जस्ता की कमी भारत की मिट्टियों के अंदर पाई जाती है, राइट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। क्षारीय क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में या फिर उत्तर प्रदेश में? सही उत्तर क्या है, सबसे ज्यादा क्षारीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? असफालन, चादरी, क्षुद्र सरिता या फिर अवनालिका? तो जो चंबल घाटी के अंदर अवनालिका अपरदन से ही जो है खड्डे पैदा होते हैं, अवनालिका अपरदन, ध्यान रखना। राइट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक पाई जाती है? तो हरी खाद वाली जो है फसलें नीचे दी गई हैं, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा किसमें पाई जाती है? ढेंचा, शनई, बोड़िया या फिर गवार? राइट आंसर क्या है, शनई एक फसल है जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। आप चाहो तो गूगल करके भी इसकी फोटोज चेक कर सकते हो। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ पद्धतियां दे रखी हैं, तो इन पर विचार करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर जो है सस्यावर्तन, फसलों का हेर फेर, तो बिल्कुल सही है कि जब मृदा अपरदन हो रही, मृदा संरक्षण करने के लिए क्या करते हैं, फसलों का हेर फेर कर देते हैं, फसलों का चक्र बदल दिया जाता है, तो यहाँ पर ठीक है। बालू की बाढ़, तो बालू की बाढ़ से मृदा संरक्षण नहीं हो सकता, बालू
रेत कैसे मृदा संरक्षण कर सकती है? रेत तो खुद उड़ जाती है, अगर मान लीजिए कोई तेज हवा आ जाए तो भी रेत की चादर हट जाएगी, अगर बारिश आ जाए तो भी रेत फिसल जाएगी। वेदिका निर्माण या फिर टेरेसिंग से, तो ये भी यहाँ पर ठीक है। और नेक्स्ट है वायु रोध, तो वायु को रोध करके, वायु को रोक कर भी मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। तो 1, 3 और 4 यहाँ पर ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है यहाँ पर, 1, 2, 3, 2, 4, 1, 3 और 4। तो राइट आंसर क्या है, सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन के सही क्रम को पहचानिए। तो प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन की सॉइल किस किस तरह से इरोज होती है, मतलब मृदा अपरदन की प्रक्रियाएं कैसे कैसे होती हैं। तो इसको मैं आपको एक जनरल बता देता हूं। सबसे पहले होता है स्प्लैश इरोजन, जिसको बोलते हैं बूंद इरोजन, बूंद अपरदन, स्प्लैश इरोजन, ये है फर्स्ट नंबर का। दूसरे नंबर पर होता है परत अपरदन, बूंद स्प्लैश, परत शीट इरोजन। तीसरा होता है रिल 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 इरोजन। और चौथा होता है गली इरोजन या फिर अवनालिका अवनालिका अपरदन। ये अवनालिका अपरदन थोड़ा सा ध्यान रखना ये। और उसके बाद होता है धारा चैनल अपरदन, स्ट्रीम चैनल इरोजन। कि पहले क्या होता है, बूंद बूंद के बाद क्या होता है, जैसे बारिश आती है तो बूंद से जो आपने देखा होगा, जब बारिश आती है तो बूंद गिरती है तो वहां से क्या होता है, मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, छोटे छोटे कण बन जाते हैं, मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, ऊपर वाली शीट जो है उस इकट्ठी होने लग जाती है, तो बूंद अपरदन होता है। फिर परत अपरदन, हवा चलने से ऊपर की परत सारी की सारी उड़ जाए या फिर पानी के बहाव से ऊपर की परत कट जाए तो उसको परत अपरदन कहते हैं। रिल अपरदन, जब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही हो या थोड़ा थोड़ा पानी, छोटी छोटी नालिकाएं हो और कुछ कुछ यहाँ पर बन जाए तो उसको रिल अपरदन कहते हैं। जब अब नालिकाएं परमानेंट हो जाएं, छोटी छोटी अवनालिकाएं परमानेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं अवनालिका पर्दन। और जब धारा चैनल पर्दन अवनालिका एक बड़ा रूप ले ले तो उसको बोलते हैं धारा पर्द। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए अब हम उस क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाएं मैंने आपको सारी बता दी हैं, 5 की 5। सही क्रम को पहचानिए। तो पहला है आसफाल अपरदन, दूसरा है परत, तीसरा है रिल और फिर है अवनालिका। तो आपको परत अपरदन, रिल और अवनालिका ये मैंने करा दिया था, आसफल अपरदन याद रखना है। तो ये हो गया राइट आंसर, क्या हो गया, ए। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है। तो विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियां होती है उनकी जल धारण मतलब उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। और यहाँ पर जो आपको घटते हुए क्रम के अंदर बताना है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की जो है वो यहाँ पर इसके अंदर बतानी है। इस तरह से है, देख लीजिए यहाँ पर, मृतिका, गाद और बालू, मृतिका, बालू, गाद, बालू, गाद, मृतिका और गाद, बालू, मृतिका। उसमें मैंने आपको बताया था कि मृतिका सबसे मतलब बारीक कण होते हैं, गाद के थोड़े मोटे कण होते हैं और बालू के सबसे मोटे कण होते हैं। मैंने आपको बताया था गाद सिल्ट, इसके 0.05 से लेके 0.002 तक इसका साइज होता है। मृतिका का 0.002 से भी कम होता है और बालू का जो है 2 से लेके 1 तक यहाँ पर होता है। तो सबसे यहाँ पर क्या है, घटते हुए क्रम में सबसे कम बालू जो है धारण करती है पानी, उसके बाद गाद और सबसे ज्यादा मृतिका। राइट आंसर क्या है, ए। मैंने आपको बताया था ये इसका यूज यहाँ पे भी, इस क्वेश्चन में भी इसका यूज किया जा सकता है। अगर आपको पता है उनका व्यास, उनका रेडियस पता है पॉइंट्स का, कणों का, तो फिर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी वो यूज कर सकते हैं। तो इसलिए चीजें बताई जाती है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो चीजें आपके काम आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्न में से किनसे संबंधित है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्न में से किससे संबंधित है। वेदिका कृषि से, वनोन्मूलन से, उष्णकटिबंधीय जलवायु से। तो मृदा अपक्षय समस्या किसके साथ रिलेटेड है, वनोन्मूलन से। सही उत्तर क्या है, केवल 2। राइट आंसर है बी। आईएएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ये रिपीट हो सकता है। यूपीएससी कभी क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करती, लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस, हरियाणा सिविल सर्विसेज, पंजाब पीसीएस, इसमें कॉपी करके डाल दिए जाते हैं। ध्यान रखना इन बातों का, या जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज हैं वो ये क्वेश्चंस कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि, तो ये परिरेखा बंधन विधि कौन सी होती है, कंटूर फार्मिंग जिसको बोलते हैं, कंटूर फार्मिंग। परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है, तो प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरुपांत,
गलत है। नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान, ये भी गलत है। अपतरण के बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुलिम भूमि, तो ये भी यहाँ पर गलत है। तो इसमें से राइट आंसर क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए ये तो ठीक हो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन आपको क्या पता है भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग होता कहाँ पर है? अगर कभी क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया गया कि भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ होता है, तो ध्यान रखना पहाड़ी के साथ जो नदी जा रही होती है, पहाड़ी के ढलान के साथ, यहाँ पर जब ढलान होती है पहाड़ी की, इसके साथ साथ जो नदी का क्षेत्र होता है, नदी जा रही होती है, उसके आसपास जो झाड़ियों का घूमने क्षेत्र होता है, उसको फैलने से रोकने की विधि को क्या बोलते हैं? परिरेखा बंधन विधि। फिर से समझ लीजिए, ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसके साथ नदी जा रही है, नदी के साथ साथ जो झाड़ियां उत्पन्न हो जाती हैं, इन झाड़ियों को आगे ना फैलने की विधि को क्या बोलते हैं? परिरेखा बंधन विधि। तो ये ऑप्शन भी कुछ इस तरह के टफ दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था। तो ये ध्यान रखना कि ये परिरेखा बंधन विधि कौन सी होती है। ध्यान रहेगा आपको कि पहाड़ी के साथ जो नदी जा रही होती है, पहाड़ी के ढलान के साथ, उस नदी के आसपास जो झाड़ उग जाते हैं, झाड़ियां उग जाती हैं, उन झाड़ियों को आगे ना बढ़ने देना क्या होता है? परिरेखा बंधन विधि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। और आप समझ चुके हैं सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर एक कथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है, तो देखते हैं कथन और कारण में क्या है। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। तो पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत कम है। तो ये बिल्कुल ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर जो है ज्यादा शुद्ध रोपित क्षेत्र है उसके क्षेत्रफल के हिसाब से, और आंध्र प्रदेश में कम है क्योंकि वहां पर पहाड़ ज्यादा है, पहाड़ों की मात्रा अधिक है। कारण देखिए, अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरैली प्रकार की है। तो अधिकांश आंध्र प्रदेश की जो मिट्टी है, मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर लैटराइट मिट्टी नहीं, काली मिट्टी पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली। तो ये याद रखेंगे, मतलब इसमें कथन ठीक है, कारण गलत है। तो कथन ए सही है किंतु आर गलत है। तो राइट आंसर क्या है? सी। ये भी IAS 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्षमता सबसे कम होती है? यहाँ पर कम पूछा गया है, निम्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम है, सबसे मिनिमम है? तो देखिए ऑप्शन, बलुई मिट्टी, बलुई दोमट, दोमट बालू, मटियार दोमट या फिर दोमट। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बलुई दोमट। नेक्स्ट देखिए, मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे हुए नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। तो मृदा का जो लवणी भवन है वो मृदा के अंदर जो सिंचित जल को एकीकृत करके वाष्पीकृत करते हैं, उसके बाद उसके पीछे जो कुछ नमक बच जाता है और कुछ खनिज बचते हैं, उनसे उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव रहता है? जो लवणी भवन है इसका प्रभाव क्या रहता है? तो देखिए यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें जो बेस्ट आपको लगेगा, सूट करेगा, वो यहाँ पर उसका आंसर होगा। तो यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है। नमक कभी भी फसलों के उत्पादन में वृद्धि नहीं लाता। यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। यह भौम जल स्तर को ऊपर ले आता है। तो नमक कभी भी भौम जल स्तर को ऊपर लेकर नहीं आ सकता। यह मृदा के वायु अवकाशों को जल से भर देता है। तो यह ऐसा भी कोई फिनोमेना नहीं होता। यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। राइट आंसर है बी। तो जो अधिक लवणी भवन होता है उसका क्या इफेक्ट होता है? तो यह कुछ मिट्टियों को अपारगम्य बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कथन ए और कारण दिया गया है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस की जो मात्रा है वो कम होती है, वो मात्रा हीन होती है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन गलत है। ये आप सीधी स्टेटमेंट्स आती हैं, ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। अगर आप लोग जो है नोट्स पढ़ रहे हैं, नोट्स में भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, सारी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, मैं सभी बुक्स के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन एनसीईआरटी में ये सारी चीजें दी गई हैं। बट प्रॉब्लम क्या रहती है, एनसीईआरटी बहुत लेंथी हो जाती है। आप एक बार पढ़ पाओगे, लेकिन इनकी रिवीजन करना बहुत मुश्किल रहता है एनसीईआरटी की। तो आप अच्छी कोई बुक फॉलो कर लीजिए। मैंने आपको बुक लिस्ट बहुत बार बताई हुई है, और फिर भी किसी को डाउट हो कि सर कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करें,
तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पर मैं बुक लिस्ट से रिगार्डिंग एक वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा। बुक लिस्ट उसमें मैं सारी बता दूंगा, तो आप उसमें से बुक लिस्ट देखकर पढ़ सकते हैं, जिसमें से कि आपको ये सारी चीजें, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हल हो जाएंगे। या फिर जो लोग स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है, उनको तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि स्टडी मटेरियल में ये सारी चीजें अच्छे से डिस्क्राइब की गई हैं। कारण क्या है, स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, या फिर हमारे फोन नंबर है 9896160956, इस पर फोन करके मैसेज करके पता कर सकते हैं। तो कथन हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हिमालयों की मिट्टियों में ह्यूमस की कमी होती है, तो ये कथन गलत हो गया। कारण हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, तो हिमालय में सबसे ज्यादा वन है, तो ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कारण यहाँ पर ठीक हो गया। तो ए गलत है, परंतु आर यहाँ पर सही है, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो ये IAS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? मैग्नीशियम का बाहुल्य, गलत है ये। संचित ह्यूमस, ये भी गलत है। फेरिक ऑक्साइड की विद्यमता या फिर फॉस्फेटों का बहुमूल्य, तो ये भी गलत है। तो फेरिक ऑक्साइड की विद्यमता के कारण जो है मिट्टी का रंग लाल होता है, तो ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड, याद रखेंगे, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमता के कारण जो है मिट्टी का रंग लाल होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 19 क्वेश्चन आपके मृदा चैप्टर से। तो ये क्वेश्चन 19 जरूर थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक एक क्वेश्चन के जब 4-4 ऑप्शन होते हैं आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, तो आपको काफी क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाते हैं और काफी चीजें आपकी जो क्लियर हो जाती हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट बचता है तो आपके कमेंट्स ऑलवेज वेलकम किए जाते हैं, मैं खुद आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, खुद मैं आपके जो सारे कमेंट्स चेक करता हूँ। किसी को कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर फ्री लेक्चर सीरीज चलाई जा रही है हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए और यूपी पीसीएस के लिए। जो लोग यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हम लोग जो यूपी पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यूपी पीसीएस के लिए भी लेक्चर सीरीज चल रही है और हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए भी लेक्चर सीरीज चलाई जा रही है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। यूट्यूब पर भी लेक्चर्स डाले जाते हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लिया हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तो ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद। जिन्होंने पुराने लेक्चर नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वहां पर जाकर आप लोग ये सारे पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे।